दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये हमारी प्रैक्टिस सेट की वीडियो होगी। और इससे पहले भी हमने एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज शुरू की थी दोस्तों, ये भी हमारी बेसिकली प्रैक्टिस सेट की सीरीज ही होगी। परंतु यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने प्रैक्टिस सेट की पूरी सीरीज आपको कंप्लीट करवा दी थी। तो इस प्रैक्टिस सेट को दोबारा से हम शुरू करने जा रहे हैं और हर दिन आपको 65 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, 65 प्रश्न आपको हर दिन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप खुद का मूल्यांकन करते रहिए। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से हमने शुरुआत की थी और हमने आधुनिक काल पे इसको खत्म किया था। एक सीरीज हमारी खत्म हो गई थी और फिर से हमारे एग्जाम अभी आए हैं, नए नए एग्जाम, जिनके लिए मुझे फिर से ये सीरीज चलानी पड़ रही है। और साथ ही कल से आपको 55 या 60 प्रश्नों की सीरीज एक और मिलेगी जो काव्य शास्त्र पर आधारित होगी। उसमें भारतीय काव्य शास्त्र भी आ जाएगा आपका और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी इंक्लूड कर देंगे। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित बातचीत की थी, तो उनके लिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कर रहा हूँ आपके लिए, कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए जाएं। तो आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पे 20 के बाद वो सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि डेट जो है एक्सटेंड हो गई है, ऐसा मुझे किसी विद्यार्थी ने बताया था, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा फिर नरम पड़ गया था। ठीक है, डेट जब एक्सटेंड हो गई है, अब 3 मार्च को शायद पेपर है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो मान के चलिए कि अभी बहुत टाइम है। ठीक है, 3 मार्च बहुत लंबा समय है, तो तब तक के लिए आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, और हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीरीज है, इसको मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रश्न थे ये मेरे पास पहले से ही बने हुए हैं, तो इसमें तो मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हर दिन आपको 65 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी बात मैंने की आपसे कि काव्य शास्त्र जो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो सेम ही रहेगा, समान रूप से किसी भी हिंदी की परीक्षा में उपयोगी ही है वो। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो उसकी सीरीज हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य के इतिहास ये प्रश्न मेरे पास पहले से ही पड़े हुए हैं, तो इसके लिए तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हर दिन आपको मिलते रहेंगे इसी तरह से। और आधुनिक काल तक हम फिर से चलेंगे। हमने आदिकाल से शुरुआत की है दोस्तों, दिल्ली से दोस्तों पीजीटी। ठीक है, पीजीटी, ये मैं एग्जामों की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। पीजीटी हो गया, दिल्ली टीजीटी हो गया आपका। ठीक है, ये मैं एग्जाम यहाँ पे बता रहा हूँ किन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं हम दोस्तों, उसके बाद एचपी पीजीटी। ठीक है, एचपी पीजीटी हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद यूजीसी नेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद एचपी सेट का एग्जाम निकला हुआ है। ठीक है, और उसके साथ साथ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी हिंदी से किसी भी स्टेट से अगर एग्जाम निकले हैं, तो उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप खुद का मूल्यांकन कीजिए, यहाँ पे नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस तरह के प्रश्न हमने छोड़ दिए थे या हमसे छूट गए थे। आपका एक और बड़ी बात कि यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ फिर से। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट में हर दिन आपको देता रहूँगा। और दूसरी बात कि बोर्ड पे मैंने क्लासेस के लिए बातचीत की थी, उसके लिए स्टूडियो यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, स्टूडियो की एक यहाँ पे अच्छी तरीके से सेटिंग की जा रही है। ठीक है, जब उसकी सेटिंग हो जाएगी अच्छे तरीके से, तो हम बोर्ड पे भी बढ़ाना शुरू कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इन्हीं चक्करों में थोड़े टाइम से बिजी था। ठीक है, तो ये बातचीत हो गई हमारी। तो ये इन सारे एग्ज़ाम के लिए ये जो अभी हमारी वीडियो होने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगी, और साथ ही मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा इस चीज़ की। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। और आज हमारे 65 प्रश्न होंगे, कल भी हमारे 65 प्रश्न होंगे, और 65 प्रश्न आपको हर दिन एक डोज की तरह मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये बातचीत हमारी होगी, सामान्य सी बात जो करनी थी वो होगी, अब हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो बीच में पढ़ते टाइम किसी भी तरह की कोई बातचीत हम नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस हमारा होता है। तो आप भी अपना पढ़ाई पे फोकस कीजिए अब। ठीक है, प्रश्नों पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, और बहुत सारे विद्वानों के अनुसार ये अलग भी हो सकता है। ठीक है, और वहाँ पे प्रश्न परीक्षा में किसी तरह से भी बन सकते हैं, तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है। तो प्रश्न ये था, अब विकल्प मैं आपको देता हूँ।
रामचंद्र शुक्ल पहला विकल्प है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही यहाँ पे पहले विकल्प से हमारी शुरुआत हो गई है, जो हिंदी में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो अगला विकल्प है हमारा मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रेसन और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो सर्वप्रथम प्रयास था वो जॉर्ज ग्रेसन ने किया था, ठीक है। उनकी पुस्तक थी साहित्य इतिहास से संबंधित, ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। 1888 में वो एशियाटिक पत्रिका में प्रकाशित होती है, बंगाल की वो पत्रिका थी, एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित होती है। 1889 में जो भी स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होती है पुस्तक, और 11 अध्याय थे इस पुस्तक के, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रेसन ने किया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से देखिए। कथन से संबंधित बहुत प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो शरपाद आदि सिद्धों की मुक्त कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। ये कथन किसका है, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा कि स्तरीय प्रश्न रखे गए हैं। विकल्प रखता हूँ, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों ये जो कथन था ये डॉक्टर नगेंद्र का है, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का है, उनकी पुस्तक है। अगर बात की जाए तो ये पुस्तक उनके द्वारा संपादित है, ठीक है, परंतु डॉक्टर नगेंद्र इसके मुख्य संपादक थे, ठीक है। तो उनके नाम से ही ये पुस्तक जानी जाती है, ठीक है। तो उस पुस्तक में ये कथन आया हुआ है। अगला देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। वीर काव्य है, प्रेम काव्य है, राजनीतिक महाकाव्य कहा है या श्रृंगारिक काव्य है, उनकी नजरों में, किनकी नजरों में, डॉक्टर बच्चन सिंह की नजरों में। तो उन्होंने कहा है राजनीतिक महाकाव्य। आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगर मैं जल्दी विकल्प आपको बता रहा हूं और जल्दी बोल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और तब उसके बाद अगला अपना देखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है, 14, 15, 16 या 17। तो एक बात यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो था इसको 17 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी, परंतु ये 16 खंडों में ही प्रकाशित होकर सिमट जाता है, क्योंकि जो 17वां खंड था जिसके संपादक नियुक्त किए गए थे उन्होंने उसका संपादन ही नहीं किया, उस अध्याय का, उस खंड का, मान के चलिए आप। तो 16 खंडों में ही ये प्रकाशित है, या आप मान के चलिए कि 16 खंड इसके प्रकाशित हुए हैं वर्तमान में, ठीक है। 17 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी। अगला देखिए, इनमें से आदिकाल की विशेषता नहीं है, युद्धों का सजीव वर्णन, ठीक है, वर्गीकरण, यहाँ पे वर्गीकरण दिया हुआ है, ये वर्णन होना चाहिए, ठीक है। तो वर्णन मानिए, यहाँ पे वर्गीकरण नहीं है, ठीक है, युद्धों का सजीव वर्णन होगा यहाँ पे, ठीक है, वर्णन। अधिकांश साहित्य असंदिग्ध है, आश्रदाताओं के यशोगान है, काव्य के प्रबंधात्मक रूप की प्रधानता है। तो दोस्तों इनमें जो सभी विकल्प हैं आपके सही हैं, अंतिम विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। काव्य के प्रबंधात्मक रूप की हमें प्रधानता यहाँ पे देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि रासो ग्रंथ जितने भी हैं वो प्रबंधात्मक थे, ठीक है। तो ये सब की सब विशेषताएं हैं आदिकाल की। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी एवं व्याघातों का युग किसने कहा। बहुत महत्वपूर्ण ये कथन हो जाता है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भी कह सकते हैं, आचार्य भी कह सकते हैं इनको, मोहन अवस्थी या रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो कथन है दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाता है कि आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी, या संक्रमण काल नाम किसने दिया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। डॉक्टर रामखिलावन पांडे, विनय मोहन अवस्थी, कमल कुलश्रेष्ठ और वासुदेव सिंह, आपके 4 विकल्प हैं। तो इनमें आपका विकल्प क्या सही जाना चाहिए, आपका पहला विकल्प सही जाएगा, डॉक्टर रामखिलावन पांडे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको विशेष ध्यान देना इनके संबंध में। अगला देखिए, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग बहुत ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, और मैं तो कहूँगा कि पठनीय पुस्तक है, आपको पढ़नी चाहिए। काशीनाथ सिंह, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या प्रकाश गुप्त। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, ठीक है। 1955 इसका प्रकाशन है, बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है और आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। अगला देखिए, आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया।
यहाँ पे वीर काल कहा गया है, आपको पहले ही आगाह कर देता हूँ मैं, ना कि वीरगाथा काल। तो इन दोनों में वीर काल और वीरगाथा काल में बहुत अंतर है, आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ प्रश्न कन्फ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा सा। रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ तिवारी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का ये नामकरण है आदिकाल के संबंध में, और उनकी पुस्तक थी हिंदी साहित्य का अतीत। प्रश्न यहाँ से बनता है। अगला देखिए, आदिकाल को उद्भव काल नाम किसने दिया? आदिकाल को उद्भव काल नाम किसने दिया? विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके परीक्षा में। एक तरफ आपको विद्वान दे सकते हैं, दूसरी तरफ उसके नामकरण कर्ता दे सकते हैं। ठीक है, सॉरी, नामकरण दे सकते हैं, एक तरफ नामकरण कर्ता या विद्वान दे सकते हैं। तो आपको उनको सुमेलित करना होगा, जैसे नेट में करते हैं। तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो आपको आदिकाल के जो नाम हैं वो विशेष रूप से याद कर लेने चाहिए। तो आदिकाल को उद्भव काल नाम किसने दिया था? आपको विकल्प में पढ़ देता हूँ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने, शैलेश जैदी ने दिया, वासुदेव सिंह ने दिया, बीजे गोपाल ने दिया। तो आपका यहाँ पे विकल्प दूसरा सही है, शैलेश जैदी ने दिया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाता है? जय मयंक जस चंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश, ठीक है, जय मयंक जस चंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश, ये पुस्तकों की अवशेष या निर्देश मात्र कहाँ मिलते हैं हमें? क्योंकि वर्तमान में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार ये जो पुस्तकें हैं ये महाकाव्यात्मक पुस्तकें थी या महाकाव्य थे। उनके अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया है। परंतु इनके सिर्फ हमें निर्देश या कुछ एक छंद उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं। तो वो कहाँ मिलते हैं, किस पुस्तक में मिलते हैं, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। विजय पादरासो में मिलती है, बेली कृष्णन रुक्मिणी, ठीक है, उस ग्रंथ में मिलती है, राठौरा रिख्यात में मिलती है, वंश भास्कर में मिलती है। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, इसका हमें वर्णन मिलता है राठौरा रिख्यात में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अमीर खुसरो की रचना, ठीक है, अमीर खुसरो की कौन सी रचना है? खालिक बारी, ठीक है, खालिक बारी किन भाषाओं का शब्दकोश है? अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू, अरबी फारसी हिंदी या अरबी फारसी अवधी। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही जाना चाहिए? तीसरा सही जाना चाहिए, अरबी, फारसी और हिंदी का ये शब्दकोश है खालिक बारी। प्रश्न बन सकता है यहाँ से, तो आपको इसका ध्यान देना है। चलिए अगला देखिए, भक्तिकाल की सूफी काव्य धारा की किस रचना को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल में स्थान दिया? तो कौन सी वो रचना थी? पद्मावत है, चंदायन है, हंसावली है या सत्यवती कथा है? तो आपका विकल्प दूसरा सही है, चंदायन। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। और कल से देखिए आपको वीडियो किस तरह से प्रॉपर मिलेगी। और काव्य शास्त्र पे भी मैंने आपको कह दिया कि काव्य शास्त्र को हम कल शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और बोर्ड की अगर बात की जाए तो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे स्टूडियो की कुछ एक प्रॉब्लम आ रही है और उसको हम सेट कर रहे हैं। स्टूडियो जब अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा तो हम वहाँ पे बोर्ड पे भी पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो पद्मावत समय या पद्मावती समय किस ग्रंथ का अध्याय या सर्ग है? प्रश्न यहाँ से बनता है, यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, पद्मावत का है, चंदायन का है, पृथ्वीराज रासो या विजय पाद रासो। तो विकल्प दोस्तों आपका क्या सही जाएगा? तीसरा, यानी कि पृथ्वीराज रासो। क्योंकि पृथ्वीराज रासो के जो अध्याय हैं या सर्ग हैं वो समय उनका नाम दिया। तो पद्मावती समय की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो पद्मावती समय की यहाँ पे बात की जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते थे कि पृथ्वीराज रासो का ही अध्याय या सर्ग यहाँ पे अध्ययन हो गया। माफी चाहूँगा, टाइपिंग संबंधी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगला देखिए, संदेश रासक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है जो एक और ढोला मारूरा दुहा की मारवणी की याद दिलाता है। तो दूसरी तरफ पद्मावती की या पद्मावत की नागमती की अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक के संबंध में ये कथन किसका है? ध्यान से देख लीजिए, बेशक आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के कथन परीक्षा में पूछे जाते हैं। परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो दोस्तों आपका विकल्प दूसरा सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि साहित्य आत्मा अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, ठीक है। साहित्य आत्मा अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? ये रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है, या डॉक्टर नगेंद्र की है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी हैं, और उसके बाद अंतिम विकल्प आपका डॉक्टर गुलाब राय है,
ठीक है, तो साहित्यात्मक अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, ये डॉक्टर नगेंद्र जी का कथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ठीक है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। उक्त परिभाषा किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्टिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपका अंतिम विकल्प है, तो तीसरा विकल्प सही है यहाँ पे आपका, बालकृष्ण भट्ट का है ये कथन। ठीक है, परिभाषा साहित्य के संबंध में बालकृष्ण भट्ट की है। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं प्रश्न, बहुत आसान से प्रश्न भी है कई, और कई प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भी हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना है, परीक्षा में पूछे जा सकती हैं। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको इस तरह की और भी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे जो कोर्सेज हैं वो भी मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। सिलेबस के आधार पे जो आपका पाठ्यक्रम होता है पर्टिकुलर किसी परीक्षा का, तो उस पर भी अलग से प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अभी मेरे पास वो स्टूडियो नहीं है। ठीक है, जो बोर्ड पे जिस तरह से पढ़ाया जाता है तो उस तरह का मेरे पास अभी नहीं है, वो सेटअप किया जा रहा है, उसकी सेटिंग्स हो रही है। अगर वो सही हो जाता है तो उसके बाद हम बोर्ड पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट हम साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। जो बोर्ड पे पढ़ेंगे उसके एक हफ्ते के बाद जो हमने एक हफ्ते में पढ़ा होगा उसका हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से परीक्षाओं की रणनीतियाँ बना के तैयारियाँ की जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। ज्ञान राशि के चिर संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य की युक्त परिभाषा किसकी है ये। ठीक है, बहुत आसान सी परिभाषा है, मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को पता ही होगी ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी पहला विकल्प था, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय या प्रेमचंद। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ये परिभाषा है, बहुत आसान सी परिभाषा थी। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न था कि नाभादासकृत भक्तमाल में कितने छपे छंद और कुल कितने भक्त कवियों का उल्लेख है। आप स्क्रीन पे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे देख लीजिए, क्योंकि मैं से पढ़ा नहीं जाएगा और पढ़ूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सही ही विकल्प आपका देता हूँ। 316 छपे छंदों में दोस्तों 200 भक्त कवियों का उल्लेख है नाभादासकृत भक्तमाल में। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है पहले। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रहकर्ता कौन है। गुरु नानक है, गुरु गोविंद सिंह है या गुरु अर्जुन सिंह है, और अंतिम विकल्प, ठीक है, यहाँ पे मैं आपका दिखा देता हूँ, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है दोस्तों, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रहकर्ता गुरु अर्जुन सिंह। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज के लिए किस ग्रंथ को आधार बनाया। सतकवि गिरा विलास, भाषा काव्य संग्रह, काव्य निर्णय या कालिदास हजारा। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाना चाहिए, अंतिम विकल्प आपका सही हो जाना चाहिए, कालिदास हजारा। चलिए अगला देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अगला हमारा प्रश्न है और आसान सा प्रश्न कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है। डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल का है या डॉक्टर बच्चन सिंह अंतिम विकल्प था। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाता, तीसरा। बहुत आसान सा प्रश्न था। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कौन नहीं जानता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न था कि राग सागरोद भवराग कल्पद्रुम ये ग्रंथ का नाम है, संग्रह ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक है, ये संग्रह ग्रंथ है बेसिकली। ठीक है, बहुत सारी लेखकों की रचनाएं यहाँ पे होंगी, कवियों की रचनाएं यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो ये संग्रह ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है आपसे पूछा गया। सरदार कवि हैं, गोकुल प्रसाद है, कृष्णानंद व्यासदेव है या नक्शेदी तिवारी है। तो आपका विकल्प यहाँ पे तीसरा सही है, कृष्णानंद व्यासदेव इस ग्रंथ के लेखक हैं। जल्दी जल्दी देख लेते हैं अगला। इनमें से एक इतिहासकार और इतिहास सुमेलित नहीं है, ये इतिहास ग्रंथ भी आप कह लीजिए सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। मैं आपको यहाँ पे विकल्प देता हूँ। सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर लाला सीताराम, ठीक है, विधि त्रयोपदेश नक्शेदी तिवारी, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि। उसके बाद अंतिम देखिए कवि रत्नमाला लाला भगवान दीन, ये अंतिम रहने दीजिए, मैंने टाइपिंग संबंधी मिस्टेक्स हो गई थी, जो सही विकल्प था वो भी यहाँ पे आ गया था। तो कवि रत्नमाला जो ये ग्रंथ है ये किसका है, ये हो जाएगा आपका देवी प्रसाद मुंसिफ का। ठीक है, तो ये आपके चारों के चारों विकल्प सही हैं, प्रश्न बन सकता है, तो इनसे आपको ध्यान देना है। स्क्रीनशॉट लेके बेशक आप लिख सकते हैं।
अगला देखिए, अगला हमारा कथन से संबंधित प्रश्न है और कथनों को हम बेसिकली ज़्यादा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रश्न यहाँ से बहुत बनते हैं और यहाँ से कथनों से संबंधित प्रश्न गलत भी होने के बहुत चांसेस रहते हैं। साहित्य के अंतर्गत वो सारा वांग्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वांग्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। उक्त कथन किसका है? ये कथन किसका है ये आपको बताना था। आपके मैं विकल्प आपको देता हूँ। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये कथन किसका हो सकता था? रामचंद्र शुक्ल का ही हो सकता था ये कथन। तो आपका तीसरा ही विकल्प सही था। जल्दी जल्दी अगला देख लेते हैं कि इनमें से एक ग्रंथ और ग्रंथकार जो वो सुमेलित नहीं है, तो उनको आपने देखना है कि कौन सा असुमेलित होगा। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म, मोनियर विलियम्स का ग्रंथ है ये, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए, कबीर एंड दी कबीर पंथ, ठीक है। तो वेस्टकट सही है ये भी। इंडियन, ठीक है, इंडियन थिज्म मैकेनिकल है, तो ये भी सही है। अगला देखिए, एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजन लिटरेचर ऑफ इंडिया, तो ये वृक्ष, तो वृक्ष गलत हो जाएगा क्योंकि वृक्ष का नहीं है, फरकहार का है, ठीक है। फरकहार क्योंकि ये एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, ठीक है। तो इनका ग्रंथ है ये एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजन लिटरेचर ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। हेमचंद्र, धर्मसूरी है, सोमप्रभ सूरी है, जैनाचार्य मेरुतुंग है। तो दोस्तों आपका विकल्प तीसरा सही है, सोमप्रभ सूरी। एक और ग्रंथ है कुमारपाल चरित, ठीक है, इसी से संबंधित एक और ग्रंथ आता है कुमारपाल चरित। ये कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि किसका ग्रंथ है। आपका यहाँ पे रिवीजन हो रहा है बेसिकली, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अगला देखिए, साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित, सुंदर हो और जिसमें दिल व दिमाग पर असर डालने का गुण हो। ये उक्त परिभाषा या कथन किसका है साहित्य के संबंध में, ये आपको बताना है। अभी हिंदी साहित्य का इतिहास ही हमारा शुरू हुआ है, ठीक है। हम आगे देखते जाएंगे, आदिकाल को खत्म करेंगे, इसको भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल को इसी तरह से खत्म करेंगे। और हर दिन 65 प्रश्न मैंने रखने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, करते हैं हम। तो ये परिभाषा किसकी हो सकती है? आप विकल्प आपको दे लेता हूँ मैं, नंदलारी वाजपेयी, बाबू गुलाब राय, मुंशी प्रेमचंद या सुमित्रा नंदन पंत है। तो आपका विकल्प तीसरा ही सही है, मुंशी प्रेमचंद की परिभाषा है। बेशक आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि छपेगा ये, ठीक है। अगला देखिए, साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ये परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न छप सकता है, तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है। ये परिभाषा किसकी हो सकती है? आपके विकल्प आपको देता हूँ, राम स्वरूप चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह। तो ये परिभाषा हो जाएगी आपकी राम स्वरूप चतुर्वेदी की। जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको, अगर विकल्प देखने हो सही से तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में किस पद्धति को अपनाया था? ठीक है, उन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है उसके लेखन में किस पद्धति को अपनाया, प्रयोग किया, ये आपसे पूछा गया है। कालानुक्रमी पद्धति है, आलोचनात्मक पद्धति है, समाजवादी पद्धति और विधेयवादी पद्धति है। तो आपका विकल्प अंतिम सही है, विधेयवादी पद्धति, ठीक है। यहाँ पे विधेयी है ओनली, विधेयवादी हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, इनमें से सुमेलित नहीं है तो आपको सुमेलित करना है उसको, कि कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। हिंदी के सामाजिक उपन्यास ताराशंकर पाठक, हिंदी का गद्य साहित्य श्री राम शर्मा, ठीक है। और अगला देखिए, यहाँ पे सही विकल्प भी आ गया दोस्तों, श्री राम शर्मा। ये गलत है क्योंकि आपका विकल्प यहाँ पे रामचंद्र तिवारी है। हिंदी का गद्य साहित्य बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको पढ़नी चाहिए मेरे अनुसार। तो आधुनिक कथा साहित्य गंगा प्रसाद पांडे, ये भी सही है, सुमेलित है। हिंदी उपन्यास का इतिहास गोपाल राय, हिंदी कहानी का इतिहास गोपाल राय, दोनों ही पुस्तकें गोपाल राय जी की और बहुत महत्वपूर्ण है, तो सभी सुमेलित थे बाकी। अगला देखिए, हिंदी नाटक उद्भव और विकास आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास, तो इस आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, दशरथ ओझा या डॉक्टर अमरनाथ गुप्त। तो डॉक्टर दशरथ ओझा हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर भी है थे। अगला देखिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा की ओर से प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के पहले खंड हिंदी साहित्य की पीठिका के संपादक कौन थे?
डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राजवली पांडे, डॉक्टर कृष्णलाल या चंद्रवली पांडे। तो दोस्तों विकल्प दूसरा सही है आपका, दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजवली पांडे इस प्रथम खंड के संपादक थे, पूछा जा सकता है प्रथम खंड। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? नंद दुलारी वाजपेयी, गणपति चंद्र गुप्त, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आपका अंतिम विकल्प सही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दोस्तों ये जो ग्रंथ था ये एक शोध प्रबंध था। क्या था? शोध प्रबंध था। और 1938 इसका प्रकाशन वर्ष था। और 1940 में दोस्तों इस ग्रंथ के आधार पर, इस शोध प्रबंध के आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा को PhD की उपाधि मिलती है, विद्यावाचस्पति की उपाधि दी जाती है 1940 ईस्वी में नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है, प्रश्न बन सकता है शायद, वैसे तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ। अगला देखिए, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से तो आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। महेंद्र कुमार है, शिव कुमार शर्मा है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है और मैनेजर पांडे है। तो आपका विकल्प दूसरा सही, यहाँ पे शिव कुमार शर्मा की ये पुस्तक है। अगले देख लेते हैं, हिंदी का पहला कवि और उसका विद्वान असुमेलित है, कि एक असुमेलित होगा इनमें से, तो कौन होगा ये आपको बताना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न नेट में पूछे जाते हैं तो आपकी दूसरी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना भी रहेगी। शिव सिंह सेंगर पुष्या पुंड कवि को माना, राहुल शंकरत्यायन सरहप्पा को माना, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को माना। तो ये तीनों सही है। राजा मुंज चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना। अगला देखिए, विद्यापति हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना था। ठीक है, तो ये आपका बाकी सही है। अगला देखिए, किस विद्वान ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किस विद्वान ने नहीं कहा है, ये आपको बताना था। राहुल शंकरत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा, रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है, बाकी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर थे, नहीं थे, PhD तो समय मुझे नहीं लगता, क्योंकि 1922-23 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो डॉक्टर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 1921 के बाद ही हिंदी साहित्य में MA होने लगी, तो उसके बाद जो वो PhD होने लगी। दोस्तों एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि हिंदी के पहले PhD कौन थे, डॉक्टर कौन थे, डॉक्टरेट की उपाधि किसे मिली थी हिंदी में, ये आप मुझे बताएंगे, और किसकी निर्देशन में मिली थी, और उनका जो शोध प्रबंध का विषय था ये भी आप मुझे बताएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो दोस्तों बच्चन सिंह ने नहीं माना था। ठीक है, सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल और राहुल शंकरत्यायन जी ने भी कहा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। अगला देखिए, वस्तुतः ये सारी आधुनिक भाषाएं 12वीं-13वीं शताब्दी में अपभ्रंश से अलग होती दिख पड़ती हैं। कथन किसका है? ध्यान से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो आपको तो ले लीजिए, क्योंकि ये कथन नया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो दोस्तों ये जो कथन है ये आपके विकल्प राहुल शंकरत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह, ये आपके विकल्प हैं। तो ये जो कथन था दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल के संबंध में ये कथन किसका है, और आदिकाल की समय सीमा के संबंध में ये कथन है, तो ये किसका हो सकता है? ठीक है, और ये प्रश्न मुझे लगता है कि हिंदी के हर विद्यार्थी का सही होना चाहिए मेरे अनुसार तो। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर कुमार है, यहाँ पे राम कुमार वर्मा हो गया पूरा। ठीक है, तो तीसरा विकल्प सही है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। अगला देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में किस काल तक का वर्णन किया है? यहाँ से प्रश्न दोस्तों ये पीछे भी पूछा गया है किसी परीक्षा में, और पूछे जाने की आगे भी संभावना है, तो आपको इसका विशेष ध्यान देना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, ऋतिक काल तक का वर्णन है, भक्ति काल तक का है, आधुनिक काल या सामंत काल तक का है। तो दोस्तों भक्ति काल तक का वर्णन ही हमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ यानी कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में मिलता है, क्योंकि ये शोध प्रबंध था, पहले भी बातचीत कर ली है मैंने। ठीक है, अगला देखिए, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण अपने इतिहास का काल विभाग किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्र बंधु।
तो दोस्तों ये किया था काल विभाग का नाम इनके जॉर्ज ग्रियर्सन के। दोस्तों एक बात मैं आपसे फिर से यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ था उसमें उन्होंने कितने अपने इतिहास ग्रंथ के कितने काल विभाग किए थे, ये आप मुझे बताएंगे। 2 प्रश्न आपको मैंने दे दिए होमवर्क के में, मान लीजिए आप इनको। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक, यहाँ पे लीक हो गया उसके लिए माफी चाहूंगा, लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न बन सकता है डॉक्टर बचन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। अगला देखिए, किस विद्वान ने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य को सांप्रदायिक साहित्य कहकर आदिकालीन साहित्य से निकाल दिया था? ठीक है, आदिकालीन साहित्य से पहले निकाल दिया था उन्होंने, ठीक है, परंतु बाद में उन्होंने उसको फिर से ले लिया क्योंकि कुछ एक विद्वानों ने बहुत सारी आलोचना की इस बात के संबंध में इस, तो फिर उन्होंने ले लिया था इसको, आदिकाल के अंतर्गत रख लिया। तो कौन से विद्वान थे वो? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या परशुराम चतुर्वेदी। तो आपका पहला विकल्प रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। दोस्तों जब हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ जो था, ठीक है, वो सबसे पहले भूमिका थी उस ग्रंथ की, हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की वो भूमिका थी हिंदी साहित्य का विकास नाम से, ठीक है, 1929 में प्रकाशित होती है। ठीक है, उसके बाद 1940 में इस ग्रंथ को स्वतंत्र रूप से परिमार्जित और परिवर्धित करके प्रकाशित करवाया जाता है। 1929 में वैसे तो ये ग्रंथ प्रकाशित हो चुका था, परंतु इसका परिवर्तित, ठीक है, संवर्धित और परिवर्धित जो संस्करण था वो 1940 में प्रकाशित होता है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकालीन साहित्य को पहले इन्होंने सांप्रदायिक साहित्य कहकर निकाल दिया था उसको स्थान दिया है। ठीक है, आज आप देखेंगे कि उनका जो साहित्य है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है उनमें उन्होंने जैन साहित्य, ठीक है, उसके बाद आपका सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य को भी स्थान दिया है उन्होंने। ठीक है, परंतु उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा है, उन्होंने व्यंग्य उन पर जरूर बाद में किया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया था, ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल कितनी पुस्तकों के आधार पर किया? ठीक है, इस तरह के प्रश्न बन सकते। तो उन 12 पुस्तकों में से साहित्यिक पुस्तकें 4 मानी थी तथा अन्य को देश भाषा की पुस्तकें कहा था। निम्न में से कौन सी पुस्तक साहित्यिक भाषा की नहीं है? तो कौन सी पुस्तक नहीं है ये आपको मुझे बताना है। विजयपाल रासो नाल सिंह, हमीर रासो सारंगधर है, पृथ्वीराय रासो चंद्रबरदाई और कीर्तिलता विद्यापति। दोस्तों आपका तीसरा विकल्प सही है, पृथ्वीराय रासो नहीं है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये 2 पुस्तकें हो गई, और उसके बाद हमीर रासो और विजयपाल रासो, ये 4 ही पुस्तकें आती हैं। अगला देखिए, आदिकाल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया? बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और मिश्र बंधु है। तो दोस्तों दूसरा विकल्प आपका सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण का प्रयोग किया था। ठीक है, उन्होंने वीरगाथा काल के साथ ही आदिकाल नाम भी दिया था। अगला देखिए, आदिकाल को बीज बपन काल नाम किस विद्वान ने दिया? तो दोस्तों विकल्प है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ठीक है, अगला देखिए, साहित्य दृष्टि और इतिहास, ठीक है, साहित्य दृष्टि और इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, साहित्य दृष्टि और इतिहास, तो मुक्तिबोध, नाबर सिंह, मैनेजर पांडे या रामविलास शर्मा। ठीक है, तो दोस्तों आपका तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है, मैनेजर पांडे। तो एक प्रश्न यहाँ से और बनाता हूँ मैं आपके लिए कि मैनेजर पांडे को आलोचकों का आलोचक किस विद्वान ने माना है या कहा है? ठीक है, मैनेजर पांडे को आलोचकों का आलोचक किस विद्वान ने कहा, ये आप मुझे बताएंगे। अगला देखिए, 84 सिद्धों के नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? हमें वर्ण रत्नाकर में मिलते हैं, राहुल बेल, विद्यापति, पदावली। ठीक है, उसके बाद उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो वर्ण रत्नाकर में हमें 84 सिद्धों के नाम सर्वप्रथम मिलते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब आपको करना चाहिए, और 65 प्रश्न आपको हर दिन मिलेंगे, तो ये मान के चलिए, ठीक है, कि आपको 65 प्रश्न हर रोज मिलेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। किससे संबंधित है? हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। दूसरा, आप और सीरीज जो है कि काव्य शास्त्र की चली है, काव्य शास्त्र में आपको वो अभी डिसाइड नहीं है कि कितने प्रश्न रखे जाएंगे आपको एक वीडियो के अंदर।
ठीक है। तो काव्य शास्त्र को भी हम कवर करने वाले हैं। राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में कितने सिद्धों की रचनाओं को प्रकाशित या संपादित किया था। दोस्तों ये यहाँ से एक नेट में प्रश्न बना था हिंदी काव्य धारा से, जो पुस्तक है राहुल शंकरत्यायन जी की, कि इन्होंने राहुल शंकरत्यायन जी ने हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसे माना है इस पुस्तक में, हिंदी काव्य धारा में। तो किसको माना था ये भी आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं हो पाता तो ये सारी चीज़ें आप मुझे एक एक करके कमेंट में बताते जाएंगे और मैं बता दूंगा फिर कि किसका क्या उत्तर होगा, ठीक है। 18, 19 या 20। तो दोस्तों राहुल शंकरत्यायन जी ने 18 सिद्धों की रचनाओं को संपादित किया था इस पुस्तक में, हिंदी काव्य धारा में। अगला देखिए, बोधगान और दोहा शीर्षक पुस्तक का संपादन किसने किया। प्रबोध चंद्र बागची, हरप्रसाद शास्त्री, राहुल शंकरत्यायन ने हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों हरप्रसाद शास्त्री जी ने बोधगान और दोहा का संपादन किया था और ये जो पुस्तक थी ये बांग्ला भाषा में रचित थी। अगला देखिए, सिद्धों की भाषा को किस विद्वान ने 1000 वर्ष पुरानी बांग्ला कहा है। ठीक है, अभी ऊपर ही पढ़ के आए हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रबोध चंद्र बागची, राहुल शंकरत्यायन, रामकुमार वर्मा या हरप्रसाद शास्त्री, तो यहाँ पे बता ही दिया ऊपर, ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री सही था। अगला देखिए, इनमें से सरहपाद का अन्य नाम नहीं है, ठीक है, अन्य नाम इनका नहीं है। सरहपाद के बहुत सारे नाम हैं तो उनमें से एक नाम नहीं है, ये आपने मुझे बताना है। राहुल भद्र, पद्यवज्र, सुकवि, सरोरुह वज्र, ठीक है, सरोरुह वज्र भी है। तो आपका विकल्प तीसरा सही है, सुकवि सरोज, सॉरी सुकवि के ही है, सरोज तो नहीं है, सुकवि नहीं है नाम। अगला देखिए, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपाद में दिखाई देता है, ये कथन किस विद्वान का है। डॉक्टर नगेंद्र का है, रामकुमार वर्मा का है, या अगला देखिए बच्चन सिंह का या रामचंद्र शुक्ल का है। तो दोस्तों आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। इस कथन के जो ये कथन जो है किसने कहा है, आपका डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है दोस्तों, ठीक है। अगला देख लेते हैं, किस सिद्ध कवि को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है। ठीक है, कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है, सॉरी, ठीक है, कलिकाल सर्वज्ञ कवि को कहा गया है। आपके विकल्प है सरहप्पा, लोईपा, शांतिपा और विरूपा। तो दोस्तों शांतिपा को कहा गया है कलिकाल सर्वज्ञ, ठीक है, प्रश्न यहाँ से बन सकता तो आपको ध्यान देना। अगला देखिए, अक्षर द्विकोपोपदेश और योगचर्या, योगचार भी इस पुस्तक का नाम है, किस सिद्ध कवि की रचना है। कुकुरीपा की है, सरहप्पा की है, तिलोपा की है या डोम्बीपा की है। ठीक है, तो दोस्तों ये डोम्बीपा की रचनाएं हैं। अगला देख लेते हैं, किस सिद्ध कवि की उत्कृष्ट साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दारिकप्पा और मंत्री डेंगीपा शिष्य बन गए थे। तो किसके दोस्तों, लुईपा के, ठीक है। अगला देख लेते हैं, किस सिद्ध कवि ने ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, छपेगा ये 100% छपेगा। कर्णहप्पा का विकल्प है, सरहप्पा है, सवरप्पा है और लुईपा है, तो आपका दूसरा विकल्प सही है, सरहपाद। चर्यापद किसकी रचना है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चर्यापद किसकी रचना है, कर्णहप्पा की है, सरहप्पा की है, सवरप्पा की है, गौरक्षप्पा की है। तो आपका विकल्प तीसरा सही है, सवरप्पा की है। अगला देख लेते हैं, सरहप्पा द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं। 30, 31, 32 या 33। तो दोस्तों 32 बताए जाते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, दोहा कोश का संपादन किसने किया। प्रबोध चंद्र बागची, राहुल शंकरत्यायन, रामकुमार वर्मा या हरप्रसाद शास्त्री। तो दोहा का कोश का जो संपादन था दोस्तों वो प्रबोध चंद्र बागची जी ने किया था। अगला देख लेते हैं, कातरुअर पंच बिड़ाल, चंचल चीहे पैठाकार, पंक्तियां किसकी हैं ये। तो विकल्प थे आपके सरहप्पा, लुईपा, सवरप्पा या कर्णहप्पा। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये लुईपा की हैं, ठीक है। 65 प्रश्न हम देखेंगे, हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं। अब अगला देख लेते हैं, किस विद्वान ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी माना है। रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरत्यायन, रामकुमार वर्मा या हरप्रसाद शास्त्री। तो दोस्तों विकल्प आपका दूसरा सही है, राहुल शंकरत्यायन जी ने। अगला देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि कर्णहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कर्णहप्पा के संबंध में ये कथन किस विद्वान का है। रामकुमार वर्मा का है, राहुल शंकरत्यायन का है, रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है। तो दोस्तों ये राहुल शंकरत्यायन जी का प्रश्न है और प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगला देख लेते हैं, अगला ये हमारी पंक्तियाँ हैं, ठीक है, पंक्तियाँ यहाँ पे मैं पूरा कर लेते हैं। पंक्तियाँ हैं दोस्तों, गंगा जमुना, ठीक है, जमुना है, माझे रेवाई नाई, ताही बुड़ेली मतंगी पोइया लीले पार करई। पंक्तियाँ किसकी हैं ये, ठीक है, डोम्बीपा की हैं, तिलोपा की हैं, कुकुरिप्पा की हैं या सवरप्पा की हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों ये सवरप्पा की हैं आपके, ठीक है, सवरप्पा की पंक्तियाँ हो जाएंगी। और अंतिम प्रश्न हम आज का देख लेते हैं, उसके बाद हम कल बातचीत करेंगे। सिद्ध साहित्य का स्वरूप क्या है? प्रबंध है, मुक्तक है, चंपू है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूँ, इस प्रश्न का भी आप मुझे उत्तर बताएंगे, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर भी आप ही मुझे बताएंगे कि इसका स्वरूप क्या है, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगला हम देखेंगे उसके बाद आदिकाल से ही, ठीक है, इसके बाद आदिकाल से शुरुआत होगी, ठीक है। और आदिकाल में हम देखेंगे इसे आगे के प्रश्न, और 3 वीडियो या 4 वीडियो में हम आदिकाल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद भक्ति काल को शुरू करेंगे, और कल काव्य शास्त्र पे भी आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।